नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राओं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व तथा भारत इस वक्त कोरोना महामारी द्वारा जनित बीमारी से जूझ रहा है और इस संकट की घड़ी में सरकार, प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी सभी अपना जी जान लगाकर देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा भी की जा चुकी है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा तथा हमारे प्राचार्य महोदय के निर्देश पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की गई है। उसी के तहत आज बीएससी तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए ये पहला ई लेक्चर में इस लॉकडाउन के पीरियड में रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। इस टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि किसी प्रिज्म में से यदि हम किसी वाइट लाइट को पास करें तो वो 7 रंगों के एक सुंदर से पैटर्न में तब्दील हो जाती है, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। और उस विबग्योर में कलर्ड का जो पैटर्न है वो वायलेट, इंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। इसी स्पेक्ट्रम शब्द से स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब यह है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हमारे आणविक संरचनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं या उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे पता लगाया जाता है? तो एक सिंपल इससे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके हम मुख्य रूप से 3 पार्ट हम मान सकते हैं कि एक तो सोर्स ऑफ रेडिएशन होगा और एक कोई सैंपल होगा जिसका कि हमें अध्ययन करना है, और जो परिणाम हमारे सामने प्राप्त होता है वो परिणाम स्पेक्ट्रम के तौर पर हमें नज़र आता है। यहाँ सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि रेडिएशन सोर्स के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्रकार की विकिरणें हैं उन सबका जो नेचुरल प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है, और उन सबको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के नाम से जानते हैं। ये सभी तरंगें एक प्रकार के साइन वेव के रूप में चलती हैं और ये कहा जाता है कि इनके गति की दिशा के लंबवत, यानी कि इनके गमन की दिशा के लंबवत उनमें विद्युत और चुंबकीय कंपोनेंट यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट उपस्थित होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि इन विकिरणों को किसी बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये उनके साथ में अंतरक्रिया करती हैं, और इसी अंतरक्रिया का परिणाम होता है कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से कोई एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। किसी भी विकिरण की ऊर्जा को हम प्लांक समीकरण E बराबर h न्यू के द्वारा बता सकते हैं, जहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट होता है तो न्यू उसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति चक्र प्रति सेकंड में हो सकती है या हर्ट्ज में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर न्यू बराबर c बाय लेमड़ा है और 1 बाय लेमड़ा इज अगेन इस बार न्यू यानी कि तरंग संख्या। इसका मतलब यह है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अर्थात यदि किसी तरंग की ऊर्जा बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य घटती है। इसी को हमने यहाँ पर नीचे अरेंज करके दिखा रखा है कि यदि हम बाएं से दाएं इसको देखें तो हम देखते हैं कि कॉस्मिक रेज यानी कि गामा रेज जिसकी की ऊर्जा सबसे अधिक होती है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, तो रेडियो वेव्स जिनकी की ऊर्जा सबसे कम है तो उनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। इसी पैटर्न को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो डाटाज हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। वेवलेंथ्स, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनको दिखाया गया। आगे हम देखते हैं, अगली स्लाइड्स में और क्लियर होगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गामा रेज में आप देखोगे यदि जो वेवलेंथ की जो पल्सेज हैं वो कितनी शॉर्ट हैं, यानी कि उनकी वेवलेंथ बहुत कम है, जबकि रेडियो वेव्स की पल्सेस को आप देखोगे तो उनकी वेवलेंथ आपको नज़र आ रही होगी, वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है। पल्सेस के आधार पर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन सब के एक और पिक्टोरियल डायग्राम ये जहाँ पर हम इनके यूजेस को भी यहाँ बता सकते हैं। मोस्ट कॉमन हम एक्सरे को जानते हैं कि एक्सरे के द्वारा हम हमारे फेफड़ों का या हड्डी का या जो भी हम
जानकारी लेना चाहते हैं वो हमें आसानी से मिल सकती है। इसी प्रकार से आजकल मोबाइल्स में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी आती है और माइक्रोवेव हम घरों में काम में लेते ही हैं, रेडियो सुना जाता ही है अभी भी। क्या महत्वपूर्ण चीज़ है याद रखने की कि जितनी अधिक ऊर्जा आवृत्ति होगी उतनी ही अधिक उसकी ऊर्जा होगी। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि यदि तरंग दैर्ध्य कम है तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ एक एक करके जितने भी प्रकार के विकिरण हैं उन सबका डेली लाइफ में क्या महत्वपूर्ण है, उसका योगदान है या उनका क्या महत्व है, उससे यहाँ पर बताया गया है। कि जैसे गामा किरणें हैं, तो गामा किरणें हमें जानते हैं कि हम कोबाल्ट 60 एक आइसोमर है कोबाल्ट का, जिसके द्वारा हम गामा इमेजिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा कैंसर थेरेपी में हम काम में लेते हैं। तो उसके द्वारा जो पैटर्न हमें प्राप्त होता है वो सेंटीग्राम के नाम से जाना जाता है। जैसे एक अस्थमेटिक पर्सन के लंग्स को यहाँ पर दिखाया गया है, जो एक कैंसरस लंग्स है यहाँ पर, तो वो गामा इमेजिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा हम काम में उसे लेते हैं। एक्सरे मोस्ट कॉमन, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं, सभी हम जानते हैं इन चीज़ों को। अल्ट्रावायलेट लाइट भी हम जानते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल, ये सभी मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। माइक्रोवेव ठीक है, रेडियो वेव्स हम जानते हैं, ओवन में हम खाना वगैरह सब बनाते हैं, रेडियो वेव्स तरंगे हमारी यहाँ पर हम काम में लेते ही हैं। हाँ, एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर या शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं कि किसी ज़माने में आप लोगों ने सब लोगों ने 2G घोटाला के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। वो सब वास्तव में इसी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ही है यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे स्पेक्ट्रम का जो माइक्रोवेव रीजन है वो माइक्रोवेव रीजन ही एक ऐसा रीजन है जो हमारे यहाँ पर टेलीविज़न नेटवर्क हुआ या मोबाइल फ्रिक्वेंसीज हुई वहाँ पर काम में आती है। तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा प्रोवाइडर्स होंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उन सभी को अपना अपना एक पर्टिकुलर एक रेंज का स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है। और जबकि हमें पता है कि आने वाली जो माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं उनकी संख्या फिक्स है, तो जब संख्या फिक्स होंगी और प्रोवाइडर्स ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से लड़ाइयाँ होनी ही होनी है। और उसी की बदौलत वो जो 2G स्पेक्ट्रम के जो डिस्प्यूट चला था वो उसका जो एक कारण रहा था वो यहीं कहीं से उद्गम उसका माना जा सकता है। अभी तक की स्लाइड्स में आप लोगों ने यहाँ पर जनरल बिल्कुल विकिरण क्या होती है उनके बारे में सामान्य सामान्य जानकारी प्राप्त करी है। अब यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमारी जो मूल वो है चैप्टर, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम एक उचित विकिरण ये कि यानी कि एक उचित ऊर्जा वाली विकिरण हम किसी भी हमारे पदार्थ को दें जिसका कि हमें अध्ययन करना है। तो यदि किसी विकिरण को किसी विकिरणीय ऊर्जा किसी भी पदार्थ को दी जाती है तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक प्रकार का ऊर्जा का अवशोषण होगा और उसमें ऊर्जा स्तरों के मध्य में ऊर्जा का अवशोषण होने से वो ग्राउंड यानी कि नीचे के स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर वो चला जाएगा और वो वहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः वापस अपने निम्न ऊर्जा स्तर की ओर लौटेगा, चाहे वो विकिरणीय ऊर्जा का ह्रास करके लौटे या और किसी भी प्रकार का तरीका वो हो सकता है। इन दोनों तरीकों के ही जहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन या इमिशन दोनों ही तरीकों में हम दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात जब अवशोषण के दौरान हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करें तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी और जब हम इमिशन के समय करेंगे तो वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक कंडीशन होना बहुत आवश्यक है और वो कंडीशन क्या है कि देयर हैज़ टू बी अ ट्रांजिशन, अर्थात एनर्जी यदि आती है और उस एनर्जी को यदि मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया तो एक संक्रमण होना चाहिए। एक खास शर्त और यहाँ पर यह भी जरूरी है कि दो ऊर्जा स्तरों के बीच के ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा वाली विकिरण यदि होगी, एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि यदि दो ऊर्जा स्तरों के मध्य जहाँ पर के संक्रमण होना है उनके ऊर्जा अंतराल के बराबर की ऊर्जा वाली विकिरण के अवशोषण से ही ये संक्रमण संभव है। इसे हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक का रेजोनेंस भी कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक का ट्रांजिशन रेजोनेंस भी कहते हैं। तब जाकर के ही एक यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम की संभावना रहती है। अर्थात कुल मिलाकर के कि जब तक कोई एक संक्रमण नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी के होने की संभावना हम नहीं सोच सकते। तीसरा पोर्शन जहाँ पर कि हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं कि
आप स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहे अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हो, चाहे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हो, जो अंतिम परिणाम होता है वो अंतिम परिणाम हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। और वो स्पेक्ट्रम हमारा दो मुख्य प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, चाहे वो कंटिन्यूस हो सकता है, चाहे वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। कंटिन्यूस आप ग्राफिकली समझ सकते हो, देखने में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से डिसकंटिन्यूटी में हम समझ सकते हैं कि जब रिकॉर्डर का जो पेन है वो यदि ब्रेक हो गया बीच में तो वो डिसकंटिन्यूटी हो गई, और जब रिकॉर्डर का पेन कंटिन्यूस चल रहा है तो वो कंटिन्यूटी हो गई। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में किसी का कोई टाइप है नहीं, लेकिन डिसकंटिन्यूटी स्पेक्ट्रम आगे तीन प्रकार से हो सकता है, चाहे वो लाइन हो सकता है, चाहे पीक हो सकता है, चाहे बैंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और या मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन, कि कौन सा मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन हो रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम सामान्यतः हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, तो पीक हम जनरली हमारे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, तो बैंड हम जनरली UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, कि जैसा कि सब लोगों ने 12th के अंदर पढ़ा हुआ है कि सब हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एकमात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बावजूद भी वो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की श्रेणियां देता है। अर्थात यदि वो किसी भी n बराबर 2 या 5 यानी कि मुख्य कोश 2 से ऊपर के किसी भी कोश से 1 में आता है तो वो लाइमन श्रेणियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से यदि चौथे में आता है ऊपर के किसी से कोश से भी तो वो ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है, यानी कि बहुत सारी रेखाओं की श्रेणियां देता है। तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हाइड्रोजन एकमात्र परमाणु जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात उसके अंदर एक ही कक्षक और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा एटम है नहीं जिसके सापेक्ष वो न तो कंपन कर सकता है और न उसमें घूर्णन हो सकता है। अतः यह केवल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही कर सकता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चूंकि बहुत अधिक ऊर्जाओं के अंतराल पर संपन्न होते हैं, इसीलिए हमें अलग अलग रेखाओं पर संक्रमण वो मिलते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम एटॉमिक के अलावा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जहां पर अब एक से अधिक परमाणु है तो वहां पर निश्चित रूप से कंपन भी हो सकता है, घूर्णन भी हो सकता है। तो इसीलिए जैसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है या जैसा संक्रमण है, उस आधार पर हमें स्पेक्ट्रम में लाइंस मिलेंगी, पीक्स मिलेंगे या बैंड मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं इस टॉपिक को मैं इतना ही रोक पा रहा हूँ, क्योंकि अपलोडिंग की प्रॉब्लम की वजह से शॉर्ट वीडियो बना करके हम यहाँ पर आपके लिए डालेंगे। तो कल का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इसी के आगे हम इन कंटिन्यूशन में शुरू करेंगे, जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही अगला पार्ट होगा।